नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती ब्यूरो न्यूज। मैं हूं लक्ष्मण पांडे। अब बात करते हैं बहराइच जनपद की, जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित प्रबुद्ध जन संवाद सम्मेलन में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री वित्त एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी तथा क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री अवधेश द्विवेदी का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया। इस कार्यक्रम का आयोजन भाजपा जिला अध्यक्ष ब्रजेश पांडे के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री पंकज चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में करीब किसान, युवा और मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए अनेक ऐतिहासिक योजनाएं लागू की गईं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय, जन धन खाते, उज्ज्वला गैस योजना, किसान सम्मान निधि तथा हर जिले में मेडिकल कॉलेज जैसी योजनाओं का लाभ आज आम जनता तक पहुंच रहा है। वहीं क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री अवधेश द्विवेदी ने भी संगठन को अधिक मजबूत बनाने का आह्वान किया तथा कार्यकर्ताओं से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने की अपील। कैमरामैन सिद्धार्थ पांडे के साथ मैं लक्ष्मण पांडे, मंडल ब्यूरो चीफ, बस्ती ब्यूरो न्यूज, बहराइच। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा आज के इस प्रबुद्ध जन संवाद के हमारे संयोजक, जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय राहुल राय जी से कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करने का कष्ट करें। साथ संयोजक जिले की उपाध्यक्ष डॉक्टर डिम्पल जैन जी से आग्रह है कि आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करने का कष्ट करें। हमारे बीच में विधि प्रकोष्ठ के हमारे जिला संयोजक, भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक आदरणीय वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ संगला वर्मा जी और हमारे संचालक जिले के महामंत्री रणविजय सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, एमएलसी, उपस्थित हमारे सभी क्षेत्रों से आए हुए सभी
सभी क्षेत्रों से आए हुए दैतुल्य कार्यकर्ता हैं। मैं यहाँ सुनने आया था और मैं सुबह से ही जो मेरी यात्रा चल रही है उसमें मैं अपने पदाधिकारियों से भी मिलने का काम किया, जनप्रतिनिधियों से भी मिलने का काम किया, पूर्व पदाधिकारियों से भी मिलने का काम किया, पूर्व जनप्रतिनिधियों से भी मिलने का काम किया। और जो बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो हमारे आज से 10 साल 15 साल पहले भी काम करते थे लेकिन अभी भी वो समाज में अपना पहचान रखते हैं, उनसे भी मैंने मिलने का काम किया। और समाज के अपने प्रबुद्ध वर्ग के सभी क्षेत्रों से, चाहे वो हमारे एडवोकेट हों, चाहे हमारे मेडिकल के क्षेत्र के हों, शिक्षा के क्षेत्र के हों, व्यापार के क्षेत्र के हों, सबसे एक सुझाव, क्योंकि सुझाव ऐसा नहीं कि जो हम कर रहे हैं सब हम ठीक ही कर रहे हैं। भारत सरकार की भी योजना है, प्रदेश सरकार की भी योजना है, मेरी पासबुक उसमें कुछ ना कुछ आप लोग का प्रैक्टिकली कुछ सुझाव हो ताकि हम उसको सुधार कर सकें। क्योंकि मोदी जी की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं आम जन की सरकार है। और अभी जीएसटी का जिक्र आया है, मुझे ध्यान है कि जब जीएसटी लाया गया तो जीएसटी लाने के बाद बहुत कंफ्यूजन थे, तमाम प्रकार की व्यापारियों की शिकायतें हुआ करती, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हम सबको निर्देशित किया कि आप लोग ग्राउंड लेवल पर जाएं और वहाँ व्यापारियों के साथ बैठें और उनको क्या क्या दिक्कत आ रही है उसको यहाँ पर ले आवे, उसको हम लोग एग्जामिन करेंगे और जो सुधार करना होगा सुधार करेंगे। और आप सबने देखा होगा कि जीएसटी में सुधार सरकार का काम नहीं है, उसकी अलग से काउंसिल है, काउंसिल करती है, लेकिन हम लोग सारा सुझाव काउंसिल को देते थे और बहुत बार कई बार अमेंडमेंट उस बिल में किया गया ताकि आम जन को कैसे और व्यापारियों को कैसे उसमें राहत दे पाया जाए। और जीएसटी आज लागू होने के बाद जिस प्रकार से अगर आप देखें कि पिछला जब हम पार्लियामेंट में थे तो जीएसटी में बहुत बड़ा सुधार करने का काम हो गया। 4 रेट था तो 4 का कंफ्यूजन होता था, उसको 2 रेट में लाने का काम किया गया और आम जनता को बहुत बड़ी राहत मिली है। क्योंकि डेली उपयोग की जो चीजें हैं, जो हर घर में आवश्यकता होती है, डेली उपयोग की चीजें हैं, उसमें करीब 95% चीजों का दाम हम लोग 0 टैक्स करके लेकर के आए हैं और नहीं तो 5% पे। इसी प्रकार से हर क्षेत्र में हमारे पूर्व के वक्ताओं ने मेरा आधा काम खुद ही कर दिया, इसलिए मैं बहुत उस पर नहीं जा सकता। लेकिन साथियों, चूंकि समाज है, समाज में आप चूंकि बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं, हम लोग आम जन को बहुत ठीक से समझाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन आप लोग समाज को दिशा दे सकते हैं। जब आपका माइंड मेकअप रहेगा, आप उससे संतुष्ट रहेंगे, तो आप लोग दिन भर में जो हमारा व्यापारी है वो भी सैकड़ों लोगों से मिलता है, जो हमारे एडवोकेट हैं वो भी सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो भी सैकड़ों लोगों से मिलते हैं। इस यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं कहीं ना कहीं समाज को दिशा देने का काम करते हैं। तो विषय तो हमारे पूर्व वक्ताओं ने, हमारे विनोद अग्रवाल जी ने ठीक से लाया, राजेश शुक्ला जी ने, कमलेश अग्रवाल जी ने, सर्वेश शुक्ला जी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, जो शायद मैं मेरे दिमाग में भी नहीं था तो बात मैं आज के इस भाषण में मैं कहूँगा, लेकिन उन्होंने वो विषय को रखा। मेरा कहना है कि केवल कहने को तो कोई भी आरोप लगा सकता है, कमी हमेशा रहेगी। आज से कितना भी आप काम कर लो तो एक स्टेप आगे का आदमी सोचता है। पहले हम लोग बिजली अगर 10 घंटे भी आ जाती थी तो खुश हो जाते थे, अब 18 घंटा आ रही है तो सुबह 1 घंटा जा रही है तो दिक्कत महसूस हो रहा है, क्योंकि आदत पड़ने की बात होती है। 18 घंटा आ रहा तो क्यों 1 घंटा जाएगा। तो आज हम लोग के पास भारत सरकार का मंत्री होने के बाद भी कार्यकर्ताओं का फोन आता है कि भैया यहाँ से 1 घंटा से बिजली नहीं आ रही। ट्रांसफार्मर आज सुबह जला है, शाम तक ट्रांसफार्मर बना हुआ, मुझे याद है कि ट्रांसफार्मर जलता था, गांव के लोग जुटते थे, महीनों महीनों उसको पैसा जुटाते थे, फिर कहीं महीना 2 महीने में जाकर आ पाता। तो ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब सुविधा होता है तो उसमें उसकी आदत भी पड़ती है और उससे और बेहतर करने की सोच होती है। इस बात को इसलिए मैं कर रहा हूँ कि अगर आप 2014 के पहले की भारत को, जो यहाँ पे बहुत वरिष्ठ लोग हैं, देखें कि 2014 के पहले भारत की स्थिति क्या थी और 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। हम नहीं कहते हैं कि हम उधर जाना चाहते हैं, लेकिन जब दोनों का आज 2026 में कंपेरिजन करेंगे
चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे विदेश नीति हमारी हो, चाहे वैश्विक मंच में भारत की स्थिति क्या है, चाहे हमारे इनकम टैक्स का सुधार हो, चाहे जीएसटी का सुधार हो, इन सब चीज़ों में अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी का जो मानना है कि उनका लक्ष्य है कि 2047 में भारत को हमें विकसित राष्ट्र बनाना है। अब विकसित राष्ट्र अगर बनाना है तो भारत में रहने वाला एक एक नागरिक और एक एक क्षेत्र जब तक विकसित नहीं होगा तब तक भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। इस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी काम करते हैं। और अगर आप देखें प्रधानमंत्री जी का जो भी निर्णय होता है वो राष्ट्र हित का होता है और जनहित का होता है। मैं बहुत सी जगह कहता हूँ कि भारत सरकार की जितनी भी कानून बना है या जितनी भी योजना चली है, कल्याणकारी योजना चली है, मैं विरोधियों से किसी मंच में पूछता हूँ कि आप उसमें हमें आप कमेंट दो, इसमें क्या गलत हुआ तो हम उसको सुधार करने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री का सीधा रहता है कोई भी भाव नहीं किसी साथ, राष्ट्र हित में कैसे होगा, जनता के हित में कैसे होगा, ऐसा कानून भी उन्होंने बनाया। और जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, क्योंकि देश का आम नागरिक, जो सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि अगर देश का हमारे नागरिक है, भारत का नागरिक है, तो हमारी जिम्मेदारी भी है कि तो सम्मानजनक जीवन व्यतीत करे। और तब होगा जब उसके पास घर होगा, उसके पास शौचालय होगा, उसके पास खाने की व्यवस्था होगी, उसके पास दवाई की व्यवस्था होगी। ये सारी व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने बिना किसी भेदभाव के देने का काम किया। तो मैं तो केवल आज यहाँ आया था, हमारा 2-3 विषय आया है कि एक तो हमारे जो व्यापार संघ के अध्यक्ष थे उन्होंने जो 2-3 मांग दिया, एक तो रेलवे लाइन का है, एक्सपोर्ट चावल के एक्सपोर्ट का कम, गेहूं का विषय है, मैं उसको निश्चित तौर से दिखाऊंगा। और जो हमारे एडवोकेट साहब ने जो बताया है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए, ये कई जगह कई वीडियो आया है, निश्चित तौर से इसको मैं मुख्यमंत्री जी के सामने इसको मैं रखूँगा। और भी सुझाव अगर आप लोग जिसको नहीं बोलने मिला है, अगर आप चाहेंगे तो लिख करके हमारे जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से भेजेंगे, तो जो भी जहाँ भी संबंधित होगा, भारत सरकार से होगा तो भारत सरकार से मैं बात करूँगा, उत्तर प्रदेश से होगा तो उत्तर प्रदेश से बात करूँगा। लेकिन मेरा केवल निवेदन है कि एक वक्त हम लोग 14 के पहला भारत और 17 के पहले के उत्तर प्रदेश का अगर हम तुलना करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको सभी क्षेत्र में तरक्की ही दिखाई देगी। हम उधर जाते हैं छोटे छोटे चीजों को लेकर, चुनाव के समय हम अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर के निर्णय लेने लगते हैं, बना लेते हैं, विधायक के खिलाफ भी, सांसद के खिलाफ भी, सरकार के खिलाफ भी। इसलिए थोड़ा है क्योंकि ये प्रबुद्ध समाज यहाँ बैठा है, आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी चीजें समस्या देश के सामने आई है। अभी हमारे कोविड का जिक्र पूर्व वक्ताओं ने किया है। आप कल्पना करो कि कोविड के समय अगर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते तो देश का हाल क्या, क्योंकि कई शताब्दियों से बहुत बड़ा, कई शताब्दियों से इतना बड़ा महामारी दुनिया में नहीं आया, पूरी दुनिया तबाह थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी, अब हमारे देश की आबादी 140 करोड़ की है, छोटी मोटी आबादी है नहीं, और छुआछूत से फैलने वाली वो बीमारी थी। लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने देश को हैंडल किया और देश की जनता का विश्वास था, मोदी जी कॉन्फिडेंस था कि मोदी जी जो कह रहे हैं वो होगा, उसमें बहुत बड़ा योगदान था देश की जनता का। जब उन्होंने एकाएक लॉकडाउन किया, दूसरा देश होता तो रिवोल्ट हो जाता, दूसरा नेता होता तो रिवोल्ट हो जाता, देश में दंगा हो जाता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने विश्वास किया, उसके लिए मैं देश की जनता को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। देश की जनता को एकजुट करने के लिए भले ही लोग उस समय बहुत कमेंट किए, जो ताली उन्होंने बजवाया, जो थाली उन्होंने बजवाया, जो दिया जलवाया, ये किसके लिए था कि देश की जनता एकजुट होकर के हमारे साथ खड़ी रहे। क्योंकि कोई समस्या केवल सरकार नहीं खत्म कर सकती है, जब तक देश की जनता का भी सहयोग नहीं होगा तब तक हम उसको सुधार नहीं कर सकते हैं। इसी को मानते हुए मोदी जी ने इस काम को किया था। अभी वैक्सीन की बात आपने किया, उस समय दुनिया में वैक्सीन कहीं भी नहीं बना था, और भारत वही देश है जहां 35 सालों तक पोलियो का वैक्सीन हमारे देश में नहीं आ जाता। मैं साल का पोलियो वैक्सीन कब आया?
मतलब मुझे जो जानकारी है कि 20 साल तक पोलियो का वैक्सीन भारत में विदेश से आता था। अब कोविड का वैक्सीन के लिए प्रधानमंत्री जी ने अपने वैज्ञानिकों पे भरोसा किया, अपने डॉक्टरों पे भरोसा किया और पूरी सफलता दिया। और हमारे वैज्ञानिकों ने, मैं धन्यवाद दूंगा अपने देश के वैज्ञानिकों को, कि साल भर के भीतर एक नहीं 2 वैक्सीन उन्होंने बनाया और 140 करोड़ जनता को मुफ्त में 2 हफ्ते उन्होंने वैक्सीन भी लगाया और साथ ही साथ 100 से ज्यादा देशों में वैक्सीन मैत्री के साथ दुनिया का मदद करके काम, भारत का जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा है उसको भी हमने पूर्ण किया था। ये है शक्ति। किसी को भूखा उस समय हम सुन नहीं थी। आज जो जनधन खाता हमने खुलवाया था उसी का नतीजा था। उस समय आम गरीब के खाते में बिना आदमी को जा नहीं सकता था लेकिन बैंक में उनके खाते में भेज कर उनको भी सहायता देने की काम किया। अभी आप देखें तो वैश्विक संकट आज सालों से चल रहा है। यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा था, अब ईरान और अमेरिका का चल रहा है। कितनी बड़ी संकट है। पूरे दुनिया में 30 से 40% पेट्रोलियम पदार्थ का दाम बढ़ा है। गैस का भी, डीजल का भी, पेट्रोल का भी, खाद का भी, सबका दाम बढ़ा है। लेकिन भारत के नागरिकों पे बोझ न पड़े, मोदी जी ने 10 रुपया पेट्रोल, 10 रुपया डीजल पे पहले ही कम कर दिया अपना एक्साइज ड्यूटी, ताकि आम नागरिक पे बोझ न पड़े। लेकिन अब देश से हमें वोट करता है, एक बढ़ा भी तो हमारे वहाँ 3 से 4% का रेट बढ़ा, जबकि पूरे दुनिया में और संकट बढ़ाने लगे। तो ये है नेतृत्व साथियों। हमने जब बुलेट ट्रेन की कल्पना की तो सब लोगों ने बहुत खिल्ली उड़ाया था। हमने शौचालय की कल्पना की तब भी लोगों ने बहुत खिल्ली उड़ाया था। लेकिन आज वो सब चीजें, आज बुलेट ट्रेन भी हमारा अहमदाबाद मुंबई पूरा होने जा रहा है। आज वंदे भारत ट्रेन में कोई सीट खाली नहीं रहती है। आज हम ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में भी, चाहे ट्रेन हो, चाहे पोर्ट हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे हमारा मेडिकल के क्षेत्र में, आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज का कल्पना हम कर रहे हैं। हमारे देश की आबादी इतनी बड़ी है जो पर पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर की स्थिति होनी चाहिए, बहुत हमारे पास कम डॉक्टर एमबीबीएस की सीट भी बनाए, ताकि आने वाले समय में 2047 के लिए प्रधानमंत्री जी अभी से हम लोग की बैठक लेते हैं। हमारे सामने चुनौतियां क्या आने वाली है, हमारे सामने कमी किस चीज की होने वाली है, उसकी तैयारी प्रधानमंत्री जी अभी से कर रहे हैं। उसका एक उदाहरण देता हूँ। भारत आज यूथों का देश माना जाता है। आज 60% हमारी आबादी 25 से 35 साल यंग इंडिया है। लेकिन आज भारत में बहुत तेजी से कल्चर बदल रहा है। वेस्टर्न कल्चर आज हमारे भारत में भी हावी होता जा रहा है। पहले हम सब कहीं ना कहीं एक ज्वाइंट फैमिली के रूप में रहते थे। माता पिता जो बुजुर्ग होते थे, घर के सभी सदस्य उनको लेकर के उनकी सेवा करते थे, उनका दवा करते थे, इलाज करते थे। लेकिन अब हमारे यहाँ भी कल्चर, वेस्टर्न कल्चर आ रहा है। माँ बाप से दूर जाकर बाहर लोग अपना रहने लगे हैं, कमाई करने लगे हैं, माँ बाप को अकेले छोड़ देते हैं। ये प्रधानमंत्री जी की चिंता है कि आने वाले 15-20 साल के बाद जो हमारे देश की पॉपुलेशन है, एज ग्रुप है, वो 20-25 साल के बाद वो सब बुजुर्गी की श्रेणी में आएंगे। उस समय हम उन बुजुर्गों की देख रेख कैसे करेंगे, खाने पीने की व्यवस्था कैसे करेंगे, रहने की व्यवस्था कैसे करेंगे, दवा की कैसे व्यवस्था करेंगे, वो चिंता अभी से प्रधानमंत्री जी उस पर फोकस करना शुरू कर दिया है कि हम कैसे और ज्यादा से ज्यादा बनाए, वहाँ पर हम कैसे दवा की व्यवस्था शांति से। ये कल्पना प्रधानमंत्री जी की है मित्रों कि हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो हम सबको भी, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन कर आया हूँ कि आपके पास अगर कोई और सुझाव हो तो उसको आप जरूर दीजिएगा। आप सब यहाँ उपस्थित हुए, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। गोयल जी जो पूर्व हमारी प्राचार्य है महिला महाविद्यालय की, डॉक्टर सर्वेश शुक्ला जी जो वरिष्ठ सर्जन है, आदरणीय बलदेव प्रसाद पांडे जी हमारे पूर्व शिक्षक है, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं, आदरणीय डॉक्टर श्रीमती सुमोला वर्मा जी जो वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ सम्मुख बैठे हुए सभी सम्मानित प्रबुद्धजन, आप सभी का मैं भारतीय जनता पार्टी बहराइच की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन